चलिए, जो पेपर आज हम कर रहे हैं दैट इज मई जून 22 का पेपर 22। ठीक है ना। इसका 21 एंड 23 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो हम अपकमिंग क्लासेस के अंदर उनको भी देखेंगे। राइट। तो आई होप आप सबके पास पेपर रेडी होगा, नहीं है तो आपके पास नोट पैड वगैरह कुछ चीज़ रेडी होगी जो हम साथ साथ कर रहे होंगे। ठीक है जी। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले उसने आपसे ये कहा है कि इन द फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन ऑल यूनिट्स दैट आर एसआई बेस यूनिट्स। सिर्फ एसआई बेस यूनिट्स को आप लोगों ने अंडरलाइन करे हैं। तो एमपे इज वन ऑफ द एसआई बेस यूनिट्स बिलोंग्स टू कारण, किलोग्राम इज वन ऑफ द एसआई बेस यूनिट्स बिलोंग्स टू मास। डिग्री सेल्सियस इन न्यूटन जो है वो आपके पास डिग्री सेल्सियस एक रिलेटिव यूनिट है एंड न्यूटन आपके पास एक डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है। चले, उसके बाद उसने आपसे पूछा फिगर 1.1 शोज अ हॉरिजॉन्टल बीम क्लैम्प्ड एट वन एंड विद अ ब्लॉक। एक सेकंड दीजिएगा। चलिए। सो पार्ट बी में उसने आपसे बोला फिगर 1.1 शोज अ हॉरिजॉन्टल बीम क्लैम्प्ड एट वन एंड विद अ ब्लॉक अटैच्ड टू द अदर एंड। ठीक है। एक क्लैंप है, उसके ऊपर एक बीम लगी हुई है, बीम के एंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और वो ऑसिलेट करवाया गया है, उसको डायरेक्शन ऑफ द ऑसिलेशन शो कर रखी हुई है। उसने बोला द ब्लॉक इज मेड टू ऑसिलेट वर्टिकली, द यंग मॉडुलस E of the material of the beam is given by E is equals to kmp square, where m is the mass of the block, t is the period of the oscillation, and आपके पास k is a constant। ठीक है। उसने आपसे ऐसा कहा, the student determines the values and percentage uncertainty of k, m and t। परसेंटेज अनसर्टेनिटी दी हुई हैं आपको सारी वैल्यूज की। उससे बोला द स्टूडेंट यूजेस द वैल्यूज ऑफ के एम एंड पी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई। ठीक है। ई की वैल्यूज ने आपको कैलकुलेट करके दी हुई है 8.245 इंटू 10 पावर 9 पास्कल्स। सबसे पहले उसने बोला कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ई। अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ई चाहिए। ई का फॉर्मूला आपके पास है के एम ओवर टी स्क्वायर। इसको एक दफा कंफर्म कर लेते हैं। एग्जैक्टली यही है। ठीक है। अच्छा, तो जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ई आ रही होगी आपके पास, दैट वुड बी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ एम एंड ट्वाइस ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी। ट्वाइस इसलिए किया हुआ है क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज गिवन टू बी 2.1, एम इज 0.6 एंड सिंस टी की इट्स 1.5 तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो ये आपके पास 5.1 एंड 0.6 5.7 परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई है। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में उसने आपसे बोला यूज योर आंसर इन बी वन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने अक्सर क्लास में भी आपको बताया कि जब वो आखिर में आपसे इस तरीके से इस पैटर्न के ऊपर अनसर्टेनिटी को लिखवाता है, तो वो आपसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की ट्रीटमेंट, डेसिमल प्लेसेस की ट्रीटमेंट जो है वो चेक करना चाह रहा होता है। सबसे पहले आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालोगे। देखो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास किस तरह आएगी। we know that fractional uncertainty of E is equals to 5.7 by 100। ठीक है, या फिर 0.057 भी लिख सकते हैं। तो परसेंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.057 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ ई। ई की वैल्यू इज 8.245 टेंस पावर 9। 8.245 इंटू टेंस पावर 9। यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आएगी। ठीक है। इस वैल्यू को आप लोग तो कैलकुलेट करोगे साथ में। 0.057, 8.245 10 पावर 9।
ठीक है, ये मेरे पास आ रहा है 0.47 इंटू 10⁻⁹। ठीक है। अच्छा, कोशिश हमने ये करनी है कि इसकी जो पावर ऑफ 10 है, दिस शुड बी इक्वल टू द पावर ऑफ 10, जो कि आपके पास एक्चुअल वैल्यू की है। ठीक है। अब देखें, एरर आपके पास आ रहा है टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर और मैं इधर देखूंगा तो तमाम एरर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। देखो, हम लोगों ने सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली थी। वो आपको पता होगा किस तरह निकाला। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ के प्लस एम, ट्वाइस ऑफ टी किया था क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा था। यहाँ से वैल्यू आ गई थी हमारे पास 5.7। ठीक है। उसके बाद उसने बोला था वैल्यू ऑफ ई अलॉन्ग विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो वैल्यू ऑफ ई तो हमारे पास फिर भी गिवन है, उसको अभी ट्रीटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने करना है। हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाली। हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी थी, दैट वाज 5.7 ओवर 100, मतलब वो जो 5.7% था। ठीक है ना, उसको 100 से डिवाइड किया, आपके पास फ्रैक्शनल आ गया। तो ई की वैल्यू आपके पास इधर कैसे आई, आपने ई यहाँ पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय दी वैल्यू, आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है। पीछे जो डेटा के अंदर मुझे एरर वैल्यूज गिवन थी वो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में थी, तो यहाँ से मैंने अंदाजा लगाया कि जो वैल्यू है वो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर देनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये जो आपके पास द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर लिख रहा हूँ या फिर टू डेसिमल प्लेसेस के ऊपर लिख रहा हूँ, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे पास जो डेसिमल प्लेसेस हैं फॉर द वैल्यू ऑफ ई, वो भी आपके पास सिमिलर हो, मैच करने चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको 8.24 को 8.2 लिखता हूँ टू दी टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं आंसर लिखूंगा 0.5। मैं 0.5 क्यों लेकर के आ गया हूँ भी मैं बताता हूँ, क्योंकि बेटा मुझे डेसिमल प्लेसेस इन दोनों से मैच करनी थी। ठीक है। तो डेसिमल प्लेस, इसकी जितनी डेसिमल प्लेसेस थी 1 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पर भी मैं 1 डेसिमल प्लेस के ऊपर लेकर के आ गया हूँ इस बात को। आई बस हो गया। सो दिस इज द प्रॉपर वे जिस तरह आप अपने आंसर को यहाँ पे लिखोगे कि डेसिमल प्लेसेस आपके पास इसकी और इसकी मैच करनी चाहिए। तो कितना राउंड ऑफ करना है, क्या एक्चुअली वैल्यू लिखनी है? अच्छा, ये तो मैंने देखा ही नहीं। बता देंगे भाई, तो सिर्फ हम ये बात लिखेंगे। आई बात समझ में? चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली। नहीं, नहीं, हम कभी भी नहीं लिखेंगे। वो रॉ डेटा था, ठीक है ना, और उसने मतलब दैट वाज एन इंटरमीडिएट वैल्यू जो उसने फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें करके दी थी। जो एरर वैल्यूज है उसको आप देखो, एरर वैल्यूज को उसने या तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर दिया था या वन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आपके पास आंसर था। ठीक है ना। यूजली आप अपना आंसर दो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर लेकर के आते हो, उसकी वजह से मैं डेसिमल प्लेसेस भी मैच करनी थी तो 0.5 कर दिया उसको। ठीक है ना। जब हम फाइनल आंसर कोट कर रहे होते हैं तो प्रेजेंटेबल आंसर आपका टू सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आना चाहिए। इंटरमीडिएट वैल्यू में उसको आप अपनी कैलकुलेशन की आसानी के लिए जितनी उस पर रख रहे हो, राउंड ऑफ नहीं करो। तो मैं वैसे भी कहता हूँ कि इंटरमीडिएट जो कैलकुलेशन होती है वहाँ पे राउंड ऑफ ना ही करो तो अच्छा है। एरर कम से कम आता है, डेविएशन आपके पास कम से कम रहती है। ठीक है। अच्छा, आगे वो आपसे बोलता है द स्फीयर इज अटैच्ड बाय अ मेटल वायर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है, स्फीयर इज अटैच्ड बाय अ मेटल वायर टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट द बॉटम ऑफ अ रिवर as shown in figure 5 2.1. The sphere is fully submerged and in equilibrium, रुका हुआ है यहाँ पे, मतलब इसी inclined position पे, with a wire at an angle 68, ये वाला angle, to the horizontal surface. The weight of the sphere is 32. स्फीयर का जो वेट है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 32। The upthrust acting on the sphere is 280 Newton. The density of water is given to be 1000 kg per meter cube. Assume that the force on the sphere due to the water flow is in horizontal direction, मतलब water flow यहाँ पे horizontal towards right है, तो जो sphere के ऊपर एक force लग रही है water की तरफ से वो towards right ही लग रही होगी, और 100% horizontal force है वहीं पे आपके पास। ठीक है ना। उसने कहा by considering the components of force in the vertical direction determine the tension। अच्छा, देखें इस वक्त जो स्फेयर के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं
एक उसका वेट होगा जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है ऊपर की जाने 280 की। वेट आपके पास था 32 का। और यकीनन आपके पास एक दूसरी फोर्स, तीसरी फोर्स यहाँ पे लग रही होगी डाउनवर्ड, जो कि बैलेंस कर रही है, क्योंकि उसने कहा था कि ये स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो फोर्स होगी, ये आपके पास टेंशन का एक कंपोनेंट होगा, साइन कंपोनेंट टी साइन 68, ठीक है। नाउ आई नो दैट कि मेरे पास जो अपवर्ड फोर्स है 280 की, इट इज बैलेंस्ड बाय द वेट 32 प्लस टी साइन 60। इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक टी है जो कि अननोन है, तो मैं टी की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करूंगा? 280 32 डिवाइड बाय साइन 60, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू 68, सबके पास यही आ रहा है। अच्छा सॉरी, एंगल 68 है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंगल इज 68। अब टेंशन की वैल्यू बता दें आपको, जल्दी से बताइएगा। ये हो जाएगा आपके पास 248 डिवाइड बाई साइन 68। तो दिस इज 248 डिवाइड बाई साइन 68, 270। 267 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इसका मतलब है कि द वैल्यू वुड बी 270, राइट। हाँ, ऐसे ही वैल्यू आ रही है 267.5, तो इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम 270 करते हैं। उसके बाद इसने बोला फॉर द स्फीयर कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम कैलकुलेट करके दे दें। अच्छा, अब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम में अपथ्रस्ट के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह? अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला है उसके अंदर है रो जी एंड वी। यहाँ पे अपथ्रस्ट की वैल्यू इज गिवन 280। डेंसिटी यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी ली जाएगी, तो वो 1000 दे रखी हुई है आपको। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 9.81। तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा, इट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड स्पेस या फिर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम की वैल्यू वुड बी 280 बाय 9810। कर तो ले, लेकिन इस वक्त हमारे पास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर नहीं। हमें जो डेंसिटी दे रखी है ना बेटा, ये लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो वॉल्यूम, अच्छा, मास ऑफ द लिक्विड भी नहीं पता। अगर मास ऑफ द लिक्विड पता हो तो फिर मैं जाहिर है कि वॉल्यूम जो लिक्विड का है वो यहीं से आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से 0.028 है या 0.029 है, ये कंफर्म कर दो बच्चों, क्योंकि ये वेरिएशन में फर्क आ जाएगा। आंसर जो है 0.029, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी बोला है, तो डेंसिटी अब आप मास ओवर वॉल्यूम से लगाएंगे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द स्फीयर बात हो रही है, तो मास ओवर वॉल्यूम का मसला ये है कि मास ऑफ द स्फीयर है नहीं, लेकिन निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? आपको वेट ऑफ द स्फीयर गिवन है 32 न्यूटन। तो 32 इज इक्वल टू मास ओवर, मास इंटू 9.81, सही है। तो आप डायरेक्टली इसको यहीं पे अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, एंड एक ही कैलकुलेशन के अंदर भी रख सकते हो। ये हो जाएगा मास, वॉल्यूम आप ऊपर निकाल चुके हुए हो 0.029, ठीक है। तो अब आपके पास डेंसिटी ऑफ द स्फीयर आएगी, तो इस वैल्यू को भी कैलकुलेट करके दीजिएगा। जी, इट्स ऑलवेज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। 11
2.5, तो इसका मतलब ये है कि टू सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ये वैल्यू क्या रह जाएगी आपके पास, 110। 110, ठीक है। चले, अच्छा अगले पार्ट में उसने आपसे कहा है द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इनिशियली एट अ हाइट ऑफ 6.2 meters above the horizontal surface, बिल्कुल जो ये वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस था, ठीक है ना। नहीं, टू सिग्निफिकेंट फिगर इज द स्टैंडर्ड जिसमें हमने आंसर देना, अनटिल एंड अनलेस वो आपसे पूछता नहीं, ठीक है। वो बोलेगा अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर वो बोलेगा अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। कुछ नहीं बोला तो आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर में दे। अगर इफ यू फेल टू डू सो, फॉर एग्जाम्पल ख्याल नहीं रहा पेपर के दौरान, आपने मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा, तो आपके पेपर में से एक बहुत बड़ा चंक नंबर्स का कट जाएगा। वो बहुत बड़ा चंक है, 1 मार्क, सही है, वो 1 नंबर कटेगा। अच्छा, अब क्योंकि बात आ गई है तो मैं बता दूं, ये वाला पार्ट उस 1 नंबर में नहीं आता, सही है। लेट्स से कि आपने पूरे पेपर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल नहीं रखा था, उसका 1 नंबर कटेगा, लेकिन ये पार्ट उस 1 नंबर में नहीं आता, इसका 1 नंबर अलग से ही कटने वाला है आपका। रीजन ये है कि इस पार्ट के अंदर स्पेसिफिकली सारा खेल सिग्निफिकेंट फिगर्स का था, तो ये बिल्कुल अलग से उसका पार्ट। आई बात समझ में? चलिए जी। अच्छा, सो हमसे कहा गया था कि इनिशियली जो सिचुएशन हमें दिखाई गई उस वक्त उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रल पॉइंट है, दैट इज एट अ हाइट ऑफ 6.2 अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस। द स्पीड ऑफ द वाटर देन इंक्रीजेस, स्पीड बढ़ेगी, द कॉजिंग द स्फीयर टू मूव टू अ डिफरेंट पोजीशन। This movement of the sphere causes its gravitational potential energy to decrease by 77 joules, ठीक है। पानी की स्पीड बढ़ गई है तो वो थोड़ा सा और इंक्लाइंड हुआ होगा, अगर वर्टिकल पोजीशन के हिसाब से देखो तो वो उसका जो सेंटर है वो हॉरिजॉन्टल से नजदीक आ गया होगा। तो ऐसे में उसका 77 जूल्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाता है। उसने पूछा कैलकुलेट द फाइनल वेट ऑफ द फाइनल हाइट। अच्छा, फाइनल हाइट आपको मालूम करनी है, पहले तो मैं चेंज इन हाइट निकाल सकता हूँ, उस चेंज इन हाइट को मैं फाइनल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, इनिशियल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करूंगा। चेंज इन हाइट किस तरह आएगा, क्योंकि मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए यहाँ से जो मेरे पास हाइट आ रही होगी वो भी चेंज इन हाइट आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज उसने कहा 77 जूल्स था। मास की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, ठीक है। तो बल्कि मास कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है आपको इस वक्त, यहाँ पे एम जी पूरा 22 के बराबर है, तो आपने ये लिख दिया। चेंज इन हाइट आपके पास हो गई 77/32। जी बेटा, तो आपके पास चेंज इन हाइट आ गई 2.4। अच्छा, अब 6.2 से मतलब जो भी हाइट है उससे 2.4 ही नीचे आया है, हॉरिजॉन्टल से इसकी कितनी हाइट होगी, हॉरिजॉन्टल से जो इसकी हाइट होगी नाउ दैट वुड बी 6.2 माइनस 2.4। तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू है, इसकी वैल्यू बताएगा, दिस वुड बी 5.8 एंड 3.8 एग्जैक्टली। अब जो उसका सेंटर है दैट इज 3.8 मीटर्स फ्रॉम दी सरफेस, ठीक है। चलें, ओके। अगले पार्ट में उसने आपसे बोला है द एक्सटेंशन ऑफ द वायर इंक्रीजेस व्हेन द स्फीयर चेंजेस पोजीशन एज डिस्क्राइब्ड इन सी। द वायर obeys Hooke's law, state a symbol equation that gives the relation between the tension T in the wire and its extension. Identify any other symbol that you use, ठीक है। यहाँ पर आप T इक्वल्स टू के एक्स बी लिख सकते हो, ठीक है। जहां पे आप ये बताओगे कि जनाब टी के जो है वो इसका स्टिफनेस कांस्टेंट है,
ऐसा कर सकते हैं आप। और दूसरा जो आप यूज करेंगे वो ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं यंग मॉडुलस की। यहाँ पे आपको डिटेल ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जनाब ई जो है वो यंग मॉड्यूलस है, एल जो है वो लेंथ, ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। एक्स तो एक्सटेंशन थी, ए जो है वो आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद वो बोलते हैं बिफोर द स्प्रिंग चेंज पोजीशन द इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर वाज 0.65, ठीक है। इनिशियली जो आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी दैट वाज 0.65 जूल्स। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्फीयर कॉजेज एक्सटेंशन ऑफ द वायर टू बी डबल, डबल हो चुकी हुई है। कैलकुलेट द फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वायर। जो उसका वाटर फ्लो बढ़ा था, टेंशन इन दी वायर बड़ी होगी, जिसकी वजह से आपके पास एक्सटेंशन जो है वो डबल हो चुकी हुई है। उसने बोला कि व्हाट इज द फाइनल वैल्यू या न्यू वैल्यू ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, इसको करने के दो तीन चार तरीके हैं। आप उसको बहुत लॉन्ग रख कर भी कर सकते हो। मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हाफ ए एक्स स्क्वायर, जहां पर आपके पास हाफ और ए जो है दीज आर कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं यहां से एक रिलेशन निकालता हूं दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर आपके पास एक्स डबल हो गया तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई होगी, स्क्वायर रिलेट, ठीक है। तो आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द न्यू वैल्यू ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वुड बी द 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, सही है। अब वो हो जाएगी आपके पास 0.65 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 2.6 एग्जैक्टली। तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 2.6 जूल्स, ठीक है। अच्छा, लॉन्गर वे क्या था? आप लॉन्गर वे ये था कि पहले आप ये वैल्यू रखते उसके अंदर, मतलब उसको दो इक्वेशंस बनाते साइमल्टेनियस वगैरह, वो आपका लंबी एक कहानी हो जाती, ठीक है ना। तो वो बहुत लंबा हो जाता। तो आप सिंपली रेशो मेथड से इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो व्हेन यू नो द रिलेशन के भाई इन दोनों के दरमियान जो है वो स्क्वायर रिलेशन है, सही है। मतलब बिल्कुल हम लोगों ने एमसीक्यूज के तरीके से सॉल्व किया, लेकिन जो वर्किंग होती है उसको बस हमने दिखा दिया। अगर आप ये वर्किंग दिखा दो कि हम इस रिलेशन के तहत इस नतीजे पे पहुंचे हैं, तो ये एप्लीकेबल है आपके पास, सही है। चलो जी, इट वाज अ लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है, ठीक है। देखो, पहले मैं ये एक पहले मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ, उसकी भी रिक्वेस्ट आई है, उसके बाद साथ में तुम्हारी रिक्वेस्ट को देखता हूँ। बेटा, हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब वन ऑफ द फॉर्मूला, हाफ एफ एक्स भी है आपके पास, ठीक है ना। तो वन ऑफ द फॉर्मूला इज दिस। यहाँ पे हमने कहा कि स्टिफनेस ऑफ द वायर रिमेन सेम, हाफ आपके पास कांस्टेंट है। तो एनर्जी का जो रिलेशन बनता है एक्सटेंशन के साथ, वो स्क्वायर रिलेशन है, ठीक है ना। स्क्वायर रिलेशन होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्सटेंशन जो थी वो एक्स है, अपॉन एक्स एनर्जी वॉज ई लेट से, तो अगर मैं इसको 2x कर देता हूँ तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं इसको 3x करता हूँ तो ये स्क्वायर रिलेशन के हिसाब से 9 टाइम्स इंक्रीज होगी। सिमिलरली अगर मैं x को हाफ करता हूँ तो ये 4 टाइम्स आपके पास डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है ना। ये रिलेशन हमने पढ़ा था, तो हमने इस रिलेशन के हिसाब से हमने कहा कि डायरेक्टली हमने इस तरह सॉल्व किया कि जो न्यू एनर्जी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना। जी बिल्कुल करूंगा। अच्छा, दूसरा मलिक, जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें द कॉन्सेप्ट इज के अगर हम एक और फॉर्मूला है उसको भी देख लें,
एक रिक्वेस्ट इसकी आई है कि सर ये समझा दें। एक फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू हाफ एफ एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे आपको चाहिए होगी एफ की वैल्यू, ठीक है, उससे आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, राइट। अच्छा, अब वो एफ की वैल्यू आपके पास कौन सी आने वाली है? वो एफ की वैल्यू आपके पास आएगी, क्या कहते हैं, पहले जब इनिशियल आप एफ की वैल्यू निकालोगे तो वो होगा टी कॉस 68 जो भी था, ठीक है ना। दिस वाज द हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि उसके ऊपर लग रही थी। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो फोर्स को बैलेंस आउट कर रहा था यहाँ पे। यहाँ से अब मैंने एक रिलेशन लेकर के चलना है कि सिंस आई नो दैट एफ इज टू के एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आपके पास एक्सटेंशन डबल हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि फोर्स भी डबल हुई होगी। तो पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा इसको इसी फॉर्मूला में डालूंगा विद द डबल वैल्यू ऑफ द फोर्स, न्यू वैल्यू, एंड एक्सटेंशन जो मैंने निकाली है इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा, ऐसे एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कहानी, कर तो सकते हैं इस तरह। अगर ये चीज आपके दिमाग में नहीं आई तो फिर दिस इज द मेथड जिसको आपने फॉलो करना है। लेकिन 2 नंबर के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, ठीक है। चले जी। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है मैन स्टैंडिंग ऑन अ वॉल थ्रोज अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स इन अ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5.6। एक साहब हैं दीवार के ऊपर खड़े हुए हैं और उन्होंने एक बॉल जो है वो हवा में वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकी है 5.6 इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब से। द बॉल लीव्स हिज हैंड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 3.1 मीटर्स अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से जो फासला था इनिशियल जर्नी का दैट वाज 3.5 जब वो स्टार्ट हुआ था। Assume that air resistance is negligible so that the ball reaches the maximum height above the ground of 4.7। ग्राउंड से 4.7 जा रही है, तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि जो मैक्सिमम हाइट होगी वहां पर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो चुकी हुई होगी, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यहाँ पे टाइम का कोई जिक्र है नहीं आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन है, एक्सेलरेशन के हमारे के बाद हमें पता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले करूँगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a s। ये जो s है ना, ये वो s है कि जब उसने फेंका था तो वहां से कितनी हाइट ऊपर गया था, ठीक है। तो इसके अंदर मैं 3.1 को ऐड कर दूंगा फॉर दी फाइनल हाइट। तो पहले मैं s की वैल्यू निकाल देता हूँ। यहाँ पे आई नो दैट के वी स्क्वायर 0 है क्योंकि मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है। इनिशियली इट द वेलोसिटी वाज 5.6, का स्क्वायर आ जाएगा। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, वेलोसिटी अपवर्ड है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। दूसरी लॉजिक हमने जो डिस्कस की थी कि भाई डिसेलरेट कर रहा है तो डिसेलरेशन में आप नेगेटिव वैल्यू लोगे, तो यहाँ पर आप नेगेटिव और ये तो आपके पास नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। एस की वैल्यू 5.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। देखो ये तो आपने अलग से कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, किसी का दिमाग ज्यादा चल रहा हो तो वो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो फाइनल एच होगा उसमें आप ये जो वैल्यू एस निकालोगे उसमें 4.7 को सॉरी 3.1 को ऐड कर देना। यहाँ से एस की आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है 1.6 आ रही है, इसमें 3.1 को ऐड किया, आपके पास 4.7 मीटर्स जमीन से। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ जो फेंकता है तो ये इतनी हाइट तक फॉर एग्जांपल ऊपर गया था, तो दिस हाइट इज 1.6। तो टोटल हाइट हो गई आपके पास ग्राउंड लेवल से 4.7 की, ठीक है। अगले पार्ट में उससे बोलता है द मैन डज नॉट कैच द बॉल एज इट फॉल्स, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बॉल टू फॉल फ्रॉम इट्स मैक्सिमम हाइट टू द ग्राउंड। जब वो वापस आ रही होती है उसको कैच नहीं करता, जमीन पे जाने देता है, वो कहता है टोटल टाइम निकाल दे, ठीक है। तो अब फाइनल वेलोसिटी का कोई तस्करा नहीं है यहाँ पे, तो फाइनल वेलोसिटी से फ्री जो हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज एग्जैक्टली s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मैं जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैक्सिमम हाइट से कर रहा हूँ, तो उस वक्त
कि जो वेलोसिटी थी वो मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी थी, एंड क्योंकि वो उस वक्त मोमेंटरीली एट रेस्ट था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने की वजह से यूटी का पूरा फैक्टर जो है वो जीरो हो जाता है। एग्जैक्टली 4.7 मीटर्स के लिए टोटल टाइम चाहिए फॉल। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप डिस्प्लेसमेंट की जगह रखोगे 4.7, हाफ एक्सेलरेशन वुड बी 9.81 टी स्क्वायर। दो लॉजिक के तहत प्लस 9.81 है। पहली लॉजिक ये है कि आपके पास एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम एक्सेलरेशन के केस में पॉजिटिव ले लेते हैं, और अगर वेक्टर लॉजिक देखी जाए तो बेटा डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है, आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, इसलिए नेगेटिव लिया। सिंस मैं अपने बिगनिंग पॉइंट से डाउनवर्ड जा रहा हूँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव 4.7 थी, जिसकी वजह से आपकी एक्सेलरेशन का जो नेगेटिव साइन था डाउनवर्ड होने का, वो कैंसिल आउट हो गया था। जनरली हम इसको नेगेटिव 4.7 नहीं लिखते, तो हम आसानी के लिए कहते थे कि जनाब वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा था, वेलोसिटी बढ़ रही थी, इसलिए प्लस 9.81 लिया था। दूसरा वाला तरीकेकार जो है वो आपके पास एक याद रखने का तरीकेकार है आसानी के लिए। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से आपने कैलकुलेट करके बताइए 0.98 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, चलिए जी। ना उसके बाद ये बोलते थे बॉल लीव्स द मैन्स हैंड एट t0 एंड हिट्स द ग्राउंड एट t इक्वल्स टू कैपिटल T। ठीक है, और ऑन फिगर 3.2 sketch a graph to show the variation of the velocity v with time t from t0 till t। numerical values of v and t are not required। ये तो आसान हो जाएगा, numerical values आपको नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, इनिशियली जब आपने उसको ऊपर फेंका था तो उसकी डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वाज पॉजिटिव एंड 5.6 नॉन जीरो वैल्यू। मैक्सिमम हाइट पर वो पहुंचा था, उसकी वेलोसिटी मोमेंटरीली रेस्ट हुई थी। उसके बाद जब वो वापस आ रहा था, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई थी, नेगेटिव में हो गई थी, लेकिन एक्सेलरेशन स्टिल 9.81 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव 9.81 रहेगी। तो अब आपके पास ये जो ग्राफ बनेगा, बिल्कुल, अब जो आपके पास ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसी वैल्यू बनते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड, तो अगर कोई चाहे कि सर मैं यहाँ से बनाऊं और यहाँ तक ले जाऊं, कोई हर्ज नहीं है। बस कोशिश ये करना कि आपने इनिशियल वैल्यू को कम शो करना है, बाकी जो फर्दर वैल्यू है वो ज़्यादा शो करनी है। ठीक है, कैपिटल टी उसने बोला कि वो कैपिटल टी पर आकर के टाइम इंस्टेंट कैपिटल टी वो जमीन पे हिट किया था, तो आपने उस वक्त तक कैपिटल टी तक ग्राफ बनाना है। ये आपके पास एरिया वो 1.6 था, ये आपके पास एरिया 3.1 था। आई बात समझ में, सॉरी 4.7 था। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 3.1, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज वैसे नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो अगर इसका ग्रेडियंट थोड़ा सा डिफरेंट भी आ रहा होता, किसी का ऐसे बना देता, तो भी कोई हर्ज नहीं था कि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है। बस ये है कि ये वैल्यू कम होनी चाहिए, ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ये टाइम कम, ये टाइम ज़्यादा, एरिया कम, एरिया ज़्यादा। इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना। ग्रेडियंट जो है वो थ्रू आउट नेगेटिव कॉन्स्टेंट 9.81 होगा। ठीक है, सिंस न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है तो ग्रेडियंट वुड कुड वेरी, स्टार्ट एंड पॉइंट कुड वेरी। जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो मैंने बता दिया। बिल्कुल, चलें आगे। आपसे बोलते हैं स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ। ग्रेडियंट क्या बता रहा है आपको? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा दूसरी बात उसने बोला, the man now throws a second ball with the same velocity and from the same height as the first ball. The mass of the second ball is greater than that of the first ball. Assume that air resistance is still negligible. For the first and the second balls, compare the magnitudes of their acceleration, the speed with which they hit the ground. देखो, मास कुछ भी हो, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन है दैट वाज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आ रही बात समझ में? तो एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास सेम रहनी चाहिए, राइट। अच्छा, अब एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनिशियल स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फाइनल स्पीड एंड दी जो हाइट वाइट है इसके ऊपर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला आपके पास। ठीक है, तो आपके पास दोनों चीजें
सेम रहेंगी। ठीक है, क्योंकि वो जो हमने मैक्सिमम हाइट निकाली या फिर डाउनवर्ड जाने का टाइम निकाला, उसके अंदर हमने देखा कि हम सिर्फ कंस्ट्रेंट थे इनिशियल स्पीड की जो कि सेम है। मास की यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। अगर एयर रेजिस्टेंस आ जाती तो हम कहते कि जनाब कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन इस वक्त एयर रेजिस्टेंस स्टिल नेग्लिजिबल, तो जनाब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चले जी। व्हाट इफ एयर रेजिस्टेंस वाज कंसिडर्ड, तो आपके हिसाब से क्या होता? व्हाट इफ एयर रेजिस्टेंस वाज कंसिडर्ड, तो आपके हिसाब से क्या होता? डेफिनेटली एक्सेलरेशन कम नहीं हो जाती। देखो, जो फिक्स एक्सेलरेशन है दैट्स 9.81। अगर एयर रेजिस्टेंस वहां पे होती तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होती। अगर रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो रही होती तो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आपके पास डिक्रीज होती। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है तो द स्पीड बाय विच इट हिट्स द ग्राउंड वो भी डिक्रीज हो जाती है आपके पास। आई बात समझ में? चलें जी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बताइए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या है? व्हाट डू यू राइट? और मुझे वो आंसर लिख करके देना जो आपने अपने पेपर के अंदर लिखना है, जो आपने एग्जामिनर को बताना है, ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। व्हाट डू यू राइट व्हेन यू स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम? सही, बिल्कुल सही है। टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। परफेक्ट हो गया। एग्जैक्टली exactly. चले, तकरीबन सबका सेम आंसर आ रहा है। वो ये है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम before the collision is equal to, मैंने एक चीज लास्ट क्लास में भी बताई थी, लास्ट पेपर्स के अंदर जो हमने सवाल सॉल्व किया, तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक फ्रेज ये है टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, और दूसरा आपके पास है इज इक्वल्स टू द मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन। मोमेंटा का वर्ड यूज किया जाता है सम के लिए, ठीक है ना? तो मतलब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, द मोमेंटा बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स सेम, रिमेन्स कंजर्व, ठीक है ना, इज इक्वल। ठीक है, तो बस बात आपने, दो अहम बातें ये हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का वर्ड होना यहाँ पे जरूरी है, बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेगा। आप उसको रिप्लेस करके किसी भी तरह उसको समझा सकते हो। अच्छा, उसके बाद उसने आपको एक कोलिजन की कंडीशन शो कर रखी हुई है, पढ़ लेते हैं। वो कहता है टू बॉल्स एक्स एंड वाई मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन फ्रॉम अबव। ठीक है जी, ये एक डायग्राम है जो हम अबव से देख रहे हैं, और वो एक सेम पाथ के ऊपर नहीं जा रहे हैं, एट एन एंगल ट्रेवल कर रहे हैं हमेशा। Ball X has a mass 3 kg and a velocity 4 meter per second in the direction at an angle theta to a line. Ball Y has mass of 2.5 kg and a velocity of 4.8 in the direction at an angle theta to a line. एंगल सेम है, क्योंकि अगर अलग अलग होते तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करता है यहाँ पे। ठीक है, द बॉल्स कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलाइडिंग द बॉल्स मूव, balls have a velocity of 3.7 along the line AB। ठीक है, स्टिक कर गए हैं और अब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं आपके पास, सही है। अच्छा, वो बोलते हैं बाय कंसिडरिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मोमेंटम अलोंग लाइन ए बी कैलकुलेट थीटा। देखो, जिस वक्त वो आ रहे थे
तो उसके मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स थे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। सही है। अगर मैं कंपोनेंट्स यहाँ पे बनाऊँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये था आपके पास एक्स का मोमेंटम, तो ये था आपके पास वाई का मोमेंटम। एक्स का एक कंपोनेंट था वर्टिकली डाउनवर्ड, वाई का एक मोमेंटम था वर्टिकली डाउनवर्ड, विच आई नो विल बी जीरो, क्योंकि आफ्टर द कोलिजन ये दोनों जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। एक मोमेंटम है आपके पास इसका, एक कंपोनेंट है आपके पास इसका इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और सेम गोस इसका यहाँ पे। ठीक है ना, इन दोनों के मोमेंटम ये रहे। अच्छा, बिफोर द कोलिजन ये जो मोमेंटम था, मैं एक्स के हॉरिजॉन्टल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, वो था 4 × 3 एंड इट वाज कोसाइन ऑफ थीटा। ये था आपके पास 2.5 × 4.8 कोसाइन थीटा। ठीक है। आफ्टर द कोलिजन ये दोनों स्टिक टुगेदर है, तो मासेस ऐड कर देंगे। तो आफ्टर द कोलिजन जो इनका मोमेंटम था, दैट वाज, इनके मासेस को ऐड करोगे 3 + 2.5 एंड वेलोसिटी दोनों की डेफिनेटली सेम होगी, दैट विल बी 3.7। ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैं अगर यहाँ लगाता हूँ तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि जनाब मैंने इसको मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में पहले यहाँ से यहीं पे लिख दूँ, उसके बाद फिर इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मैं इसको लिखूंगा 12 cos थीटा प्लस 2.5 × 4.8। मैं इसको पहले यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। 2.5 × 4.8 12 आ रहा है वैसा, कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू 5.5 × 3.7, 5.5 × 3.7, तो ये बन गए 20.35। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 24, दोनों को ऐड कर देता हूँ, कोसाइन थीटा 20.35। इस कैलकुलेशन को मैं नीचे लेकर के जा रहा हूँ उसकी जगह पे। ठीक है, कॉस थीटा आपके पास होगा 20.35/24, और फिर आप इसका ले लोगे कॉस इनवर्स। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू वुड बी कॉस इनवर्स 20.35/24। तो यहाँ से आप मुझे वैल्यू निकाल के दे रहे हैं ऑफ द एंगल, थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 32। चले जी, आई होप द कैलकुलेशन वॉज इजी एंड अंडरस्टूड। मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे यूज किया था, मैंने वर्टिकल्स को यूज नहीं किया था, क्योंकि आपके पास ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, इक्वल्स टू जीरो है, सब जीरो आ जाता। ठीक है ना, ऑन द राइट हैंड साइड कुछ भी नहीं बचता आपके पास। मैंने इनिशियल हॉरिजॉन्टल एंड फाइनल हॉरिजॉन्टल को इस्तेमाल किया। आई बात समझ में? क्लियर टू एवरीवन? यस एग्जैक्टली, बेहतरीन हो जाता है। अच्छा, दिए भी 3 नंबर है तो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है, इतना दिमाग लगाना, इतनी वर्किंग करना है यहाँ पे। आगे वो आपसे बोलते हैं बाय कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द कोलिजन ऑफ द बॉल्स इज इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। देखो वैसे तो देखते ही हमें अंदाजा हो जाता है कि ये आपके पास टोटली एक इन इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था क्लास में कि जब भी आपके पास मास इज स्टिक टुगेदर द कोलिजन इज 100% इन इलास्टिक। लेकिन उसने बाय कैलकुलेशन बोला है तो हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हम कैलकुलेशन किस तरह परफॉर्म करेंगे? हम टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन निकाल रहे हैं, उसको मैंने E1 का नाम दिया। वो हो जाएगा हाफ मास की वैल्यू आपके पास 3 और 4 का स्क्वायर है, प्लस दूसरे में आपके पास हाफ मास की वैल्यू वॉज 2.5 एंड वेलोसिटी वॉज 4.8 का स्क्वायर। ठीक है, एंड
बाद में आपके पास इट वॉज ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 3.7, मास हो गया था 5.5, स्पीड वॉज 3.7। ये जो दो वैल्यूज है ना आपके पास, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगी। वाह, अच्छा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी अपनी वैल्यूज निकालने के बाद, सिंस E1 not equal to E2, hence collision is inelastic। ठीक है, कोलिजन आपके पास क्या आ गया, इनइलास्टिक आ गया। ऑल्दो कि हमें ये चीज पता थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कैलकुलेशन करके शो करनी थी यहाँ। चले जी, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो आपसे बोलता है लाइट फ्रॉम अ लेजर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन एज शोन इन फिगर 5.1। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है तो हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। उसने कहा the light of wavelength 660 nanometer is incident normally on two slits that have a separation of 0.55 millimeter। मतलब कि आपको slit separation A दे रखा हुआ है। The double slit is parallel to the screen। The perpendicular distance between the double slit and the screen is 1.8। This is the capital D। ठीक है, तो अब तक की इंफॉर्मेशन में आपके पास दिस इज लेमडा, दिस इज ए, दिस इज डी। ठीक है, अच्छा, the central bright fringe on the screen is formed at O. The next dark fringe below point O is formed at P. The next bright fringe and the next dark fringe below P are formed at Q and R respectively। ठीक है जी, उसने बोला ये आपके पास सेंट्रल जीरो था, ये आपके पास फर्स्ट मैक्सिमा था, इसके बीच वाला आपके पास फर्स्ट डार्क और ये सेकंड डार्क आ चुका है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय कोहेरेंट। मल्टीपल टाइम्स हम ये कर चुके हुए हैं, तो जल्दी से बता देना कोहेरेंट के मतलब क्या है। कोहेरेंट का मतलब, एग्जैक्टली कोहेरेंट का मतलब है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जब दो वेव्स कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करके रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि दे आर सेड टू बी कोहेरेंट। उसके बाद इसने बोलता है फॉर द लाइट वेव्स सुपरपोजिंग इट आर कैलकुलेट द डिफरेंस इन देयर पाथ लेंथ इन नैनोमीटर फ्रॉम दी स्लिट्स। अच्छा, आर पे आर पे आपके पास इज दी सेकेंड डार्क फ्रिंज। यहाँ पार्ट डिफरेंस वो जीरो, यहाँ पे था 0.5 लेमडा, यहाँ पे था आपके पास लेमडा, और यहाँ पे था आपके पास 1.5 लेमडा। लेकिन ये बात उसने बोली है कि इन नैनोमीटर मालूम करके दे दो। नैनोमीटर का मतलब ये है कि आप इसको करोगे 1.5 मल्टीप्लाई बाय द वेवलेंथ 660। अब नैनोमीटर है इसलिए मैंने 660 रख दिया है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 990। ठीक है, क्योंकि सेकंड डार्क फ्रिंज था उसके ऊपर पार्ट डिफरेंस 1.5 लेमडा होता है, राइट। देयर फेज डिफरेंस, अच्छा, जब पार्ट डिफरेंस आपके पास 1.5 लेमडा का है तो फेज डिफरेंस आपके पास कितना होना चाहिए लेमडा के ऊपर। जब पार्ट डिफरेंस लेमडा है तो इट इज 360। अगर आप 1.5 लेमडा के ऊपर बात करते हो तो ये हो जाएगा 360 प्लस 180। नहीं, अब देखो यहाँ पे उसने आपसे बोला है डिग्रीज के अंदर ना, तो आपने डिग्रीज के अंदर आंसर देना। वैसे आप सही कह रहे हैं, लेकिन आंसर आपने किस में देना है, डिग्रीज के अंदर। तो ये हो जाएगा आपके पास 540। सही है, चले जी। उसके बाद ये बोलता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ओ क्यू। अच्छा, ओ क्यू क्या था, ओ क्यू आपके पास सेंट्रल ब्राइट से नेक्स्ट ब्राइट है, तो इसका मतलब है कि उसने आपसे एक्स मालूम करवा दिया।
ऐसा है, x के लिए वी हैव अ रिलेशन lambda d ओवर a। वैसे तो x के साथ कोई रिलेशन रहता नहीं, बट स्टिल खैर कोई मसला नहीं है, फिर हम ताज़ा हो जाएंगे, है ना। x पावर 9, b की वैल्यू इज 1.8। अच्छा, ओवर a की वैल्यू 0.44 इंटू 10⁻³ था। तो भाई साहब इस कैलकुलेशन को उठा करके आप इसकी जगह पे ले जाओ, यहां से आप, मेरे क्या कहते हैं, यहाँ से आप जो है x की वैल्यू निकाल के दे रहे हो। x is actually distance p cube, 660 10⁻⁹, 1.8 and 0.44 into 10⁻³ 2.7 millimeters या फिर 2.7 into 10⁻³ ठीक है। चले अगले पार्ट में, उसने दो पार्ट्स में कुछ डिस्क्रिप्टिव बातें कर ली उसने आपसे। उसने बोला द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द डबल स्लिट इज इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की है आपने, तो मतलब वेवलेंथ भी चेंज नहीं हुआ है आपके पास। डिस्क्राइब हाउ द अपीयरेंस ऑफ द फ्रिंजेस आफ्टर दिस चेंज इज डिफरेंट फ्रॉम एंड सिमिलर टू देयर अपीयरेंस बिफोर द चेंज। इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, ठीक है, सिंस देर इज नो चेंज इन लेमडा, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला x lambda d over a, since there is no change in lambda so there won't be any change in the fringe separation। हाँ अलबत्ता ऐसा जरूर है कि अगर आपके पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो आपके पास जो ब्राइट फ्रिंजेस थी अब वो ब्राइटर बन रही होंगी, ठीक है ना। लेकिन जो डार्क फ्रिंजेस हैं दे हैव नो चेंज, ठीक है ना। रीजन मैं समझा देता हूँ, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ। लेट्स से इनिशियली आपके पास इंटेंसिटी का मतलब है कि एम्पलीट्यूड का चेंज होना। इनिशियली आपके पास ये दो वेव्स ब्राइट फ्रिंज पे बनती थी, तो आपके पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था वो कुछ ये बन जाता था। लेकिन लेट्स से कि अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ तो एक्चुअली मैं जो अपकमिंग वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड बढ़ा दे रहा हूँ, तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव बन रहा होगा, इसको मत पूरा बनाया, तो जो रिजल्टेंट वेव बन रहा होगा वो उससे लार्जर वेव बन रहा होगा। लार्जर एम्पलीट्यूड, ग्रेटर एम्पलीट्यूड होने का मतलब ये है कि मोर इंटेंस, मतलब ब्राइट या मैक्सिमा जो है वो आपके पास मोर ब्राइट हो जाएगा। व्हाट अबाउट द डार्क फ्रिंज? बेटा डार्क फ्रिंज तो ऑलरेडी आपके पास बन रहा था अपॉन अ फेज डिफरेंस ऑफ 180। अब वो इतना एम्पलीट्यूड मिले या इतना एम्पलीट्यूड मिले, उसने तो हो जाना है डार्क। So no effect on the dark fringe, bright fringe will be brighter। सही है, तो आपने डिस्क्राइब करने इस बात को, तो आप लिखेंगे नो चेंज इन, मैं कीवर्ड्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नो चेंज इन लेमडा हेंस नो चेंज इन फ्रिंज सेपरेशन, इंटेंसिटी increases, hence amplitude increases, bright fringe will be ब्राइटर कह लो, मोर ब्राइट कह लो, मोर इंटेंस कवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। नो इफेक्ट ऑन डार्क फ्रिंज। जब हम
ऐसा बोलते हैं ना कि इट वुड बी मोर इंटेंस, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, तो इन टर्म्स ऑफ लाइट वो ब्राइटर होगा, इन टर्म्स ऑफ साउंड वो लाउडर होगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में उसने आपसे एक और इसी टाइप का कुछ सवाल पूछा है। उसने बोला द लाइट ऑफ वेवलेंथ 660 नैनोमीटर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय द ब्लू लाइट फ्रॉम लेजर। ठीक है, 660 नैनोमीटर था पहले, अब आपने ब्लू लाइट को इस्तेमाल किया। स्टेट एंड एक्सप्लेन the change, if any, that must made to the separation of the slit so that the fringe separation on the screen is the same as it was for the light of wavelength 660 nanometer। सबसे पहले तो हमने ये सोचना है कि आपके पास फर्क क्या पड़ेगा। देखें, फॉर्मूला है आपके पास x लेमडा डी ओवर ए। ठीक है, ब्लू लाइट लाने का मतलब ये है कि 60 से स्मॉलर वेवलेंथ होती है उसकी। ठीक है, जिसकी वजह से इट वुड डिक्रीज द फ्रिंज सेपरेशन इनिशियली। अब डी को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, उसने मुझसे बोला कि फ्रिंज सेपरेशन को कुछ चेंज करें। लेमडा कम होने से एक्स कम हो रहा है, तो मुझे फ्रिंज सेपरेशन को क्या करना पड़ेगा, मुझे फ्रिंज सेपरेशन को कम करना पड़ेगा सो दैट ये दोबारा आपके पास इंक्रीज होता है। ऐसा ही है, क्योंकि लेमडा डिक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से डिक्रीज हो रहा था, मुझे इसको इंक्रीज करना था। फ्रिंज सेपरेशन से इसका इनवर्स रिलेशन है, तो मैंने फ्रिंज सेपरेशन को शॉर्टर किया, डिक्रीज किया, जिसकी वजह से एक्स दोबारा, मतलब वो जो चेंज था वो नलीफाई हो गया आप लोगों के पास। आई बस समझ में। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह, हम लिखेंगे कि ब्लू लाइट एज अ शॉर्टर वेवलेंथ, hence x would decrease ठीक है, a should be reduced in order to increase x। x will decrease since wavelength is now shorter। ठीक है, लेकिन फिर आपने ये बताना भी है कि a के ऊपर आप क्या तब्दीली लेकर के आ रहे होंगे। आ रही बात समझ में? चलिए जी। अच्छा, अब आपसे एक सेकंड लास्ट सवाल में वो आपसे कहता है कि अ नेटवर्क ऑफ थ्री रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 is shown in figure 6.1। The individual potential differences across the resistors V1, V2 and V3। ठीक है, the current in the combination of resistance I and the total potential difference across the combination is V। Show that the combined resistance R of the network is given by R1 plus R2 plus R3। तो हम लोगों ने अपने नोटबुक के अंदर ये काम कर रखा हुआ है। हम स्टार्ट किस तरह करते हैं, हम ये कहते हैं कि जनाब जो वोल्टेज है, जो टोटल वोल्टेज है, वो एक्चुअली डिवाइड हो रहे हैं V1, V2 और V3 में। सिंस आपके पास V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो मैं हर V के लिए आई आर रिप्लेस करूंगा, तो मैं लिखता था इसको आई इंटू आर, आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम ये करते थे, एक स्टेप बढ़ा के लिख रहा हूँ, पेपर का मामला है, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाएगी बात। R1 प्लस R2 प्लस R3, और हम फिर यहाँ से आई और आई को कैंसिल आउट करते थे, एंड फिर हम फाइनली इस रिलेशन पर पहुंचते थे कि आर जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यूज ओवर हियर। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नोटबुक्स के अंदर अपने कर रखा हुआ है। चलें जी, आगे इसने आपसे बोला कि द बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट
and negligible internal resistance is connected to a thermistor, a switch X and two fixed resistor as shown in figure 6.2. अच्छा, एक 8 वोल्ट की बैटरी है, वो थर्मिस्टर के साथ, दो फिक्स रेजिस्टर के साथ और एक स्विच लगा हुआ है। स्विच एक्स जो लगा हुआ है वो आपके पास थर्मिस्टर के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिस वक्त स्विच एस ओपन होगा तो आपके पास करंट यहाँ से दौड़ रहा होगा और इसको कोई करंट नहीं मिल रहा, इस सर्किट का पार्ट नहीं है। लेकिन जिस वक्त मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तो यहाँ से आने के बाद करंट डिवाइड हो जाएगा और इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी जो कि डिक्रीज हो जाएगी। वो खैर वो देखते हैं। उसने बोला रजिस्टर R1 has a resistance of 6 kilo ohms, R2 has a resistance of 4 kilo ohms. Now see what did it ask. Switch X is open. Calculate the potential difference across R. स्विच X ओपन है तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको कंसिडर ही नहीं करना है सर्किट का हिस्सा। इस वक्त आपका सर्किट एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बना हुआ है जिसमें से आपसे R1 के अक्रॉस इसने पूछा है कि वैल्यू क्या होगी। तो आप सिंपली पोटेंशियल डिवाइडर का एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ। मैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको V1 कह रहा हूँ। मैंने कहा V1 जो होगा वो 6 किलो ओम्स डिवाइडेड बाय 6 + 4 दैट इज 10 किलो ओम्स इंटू 8। ठीक है, ये मैंने पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगाया। यहाँ से आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल लो पोटेंशियल अक्रॉस R1 की। तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 8 की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करोगे मेरे साथ साथ। 0.6 इंटू 8 एग्जैक्टली ये आ गई आपके पास वैल्यू 4.8। चलेगी, ठीक है। 4.8 वोल्ट आपने कैलकुलेट करके दिया। उसने बोला स्विच एक्स इज नाउ क्लोज, अब उसको बंद कर दिया है। द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर इज 12। कैलकुलेट द करंट इन द बैटरी। ठीक है, देखो जिस वक्त मैं स्विच एस को क्लोज करता हूं तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 12 हो जाएगी, 12 किलो ओम्स। और अब करंट पूछ रहा है। देखो करंट इन द बैटरी मतलब टोटल करंट की बात हो रही है। सबसे पहले तो मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो टोटल रेजिस्टेंस वुड बी 6 किलो ओम्स प्लस पैरेलल के अंदर ये दोनों। अच्छा, पैरेलल का एक तो क्योंकि जब दो पैरेलल में लगे हुए तो एक तरीके का हमारे पास ये था प्रोडक्ट ओवर सम, हमसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस प्रोडक्ट ओवर सम से मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो ये आपने किस चीज की वैल्यू बताई? 0.89, इतनी का मान ही नहीं चाहिए। टोटल रेजिस्टेंस कंबाइंड वैल्यू आपके पास 9 किलो ओम्स आनी चाहिए। अच्छा, करंट की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो बेटा ये तो हो गया आपके पास टोटल रेजिस्टेंस। अब आप करंट के लिए क्या करोगे? लगाओगे 20/IR। ठीक है, वोल्टेज आपके पास 8 है, रेजिस्टेंस आपके पास 9 किलो ओम्स है। तो ये हो जाएगा आपके पास करंट की वैल्यू। तो एक दफ़ा उज़ैफा अपनी वैल्यूज में पावर्स ऑफ 10 का काम देख लेना। आप शायद किलो को ऐड करना मिस कर गए हो। ठीक है, कहीं ये 0.89 मिली सेकेंड हो सकता है आपके पास। अब वैल्यू कैलकुलेट करो दोबारा। तो आपके पास करंट की वैल्यू आ रही है यहाँ से 8.9 10⁻⁴ भी लिख सकते हो, 0.89 मिली एम्पेयर या 10⁻³ भी लिख सकते हो। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि जब वैल्यूज पुट किया करो तो तुम्हारे जहन में एक एवरेज रेंज आनी चाहिए कि यार एक 1 डिजिट वैल्यू को मैं 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर कितना छोटा आना चाहिए। तो यहाँ से जो हमसे कैलकुलेशन में ब्लेंडर हो जाता है हम उसको हाईलाइट कर लेंगे, नहीं यार कुछ ना कुछ तो ब्लेंडर हो रहा है मुझसे। सही है ना? चलो, अब उसने आपसे बोला द स्विच एक्स इन द सर्किट इन बी रिमेन्स क्लोज, द टेम्परेचर थर्मिस्टर डिक्रीजेस। अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब ये है कि उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी आपके पास? इंक्रीज हो जाएगी। By the reference to the current in the battery state and explain the effect, if any, of the decrease in the temperature on the power produced by the battery. चलिए,
ठीक है, ऐसा है कि अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी जो रेजिस्टेंस है ना, ये इंक्रीज हो जाएगी इससे। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से यहां से लेके यहां तक की जो आपके पास रेजिस्टेंस है ये इंक्रीज होगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, V आपके पास कांस्टेंट है, टोटल रेजिस्टेंस आपके पास बढ़ गई थी, जिसकी वजह से टोटल करंट आपके पास क्या हो गया था, रिड्यूस होगा। अब पावर की बात करो तो पावर है V इंटू आई। सिंस आई आपके पास रिड्यूस हो चुका हुआ है, तो जो पावर है बैटरी की वो भी क्या कर गई होगी आपके पास, पावर भी डिक्रीज हो गई। आई बात समझ में? तो आप इस बात को किस तरह लिखोगे, आप इस बात को लिखोगे सिंस T इंक्रीजेस टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीजेस, so does the total resistance of the circuit। ठीक है, total current reduces, hence total power decreases। अच्छा, टेम्परेचर सॉरी डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। हाँ, बाकी सारी बातें सही लिखी है मैंने, बस वो यहाँ पे ठीक है ना। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ी, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ी, टोटल करंट आपके पास कम हुआ, टोटल करंट आपके पास जब कम हुआ तो पावर जो है वो आपके पास, ओवरऑल पावर जो बैटरी जनरेट कर रही थी वो आपके पास कम हो चुकी थी। आई बात समझ में? चले जी, मूविंग ऑन टुवर्ड्स दी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, वो आपसे कहता है अ न्यूक्लियस ऑफ cesium 137 decays by emitting beta negative particle to produce a nucleus of an element X and an anti neutrino, that the decay is represented by the equation, state the number represented by each of the following letters। चलिए इक्वेशन बनाते हैं, देखते हैं। आपके पास अगर बीटा नेगेटिव है तो ये जो Q है this would be exactly equal to 137। एटॉमिक मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियर नंबर सेम रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप P की बात करोगे तो P इज जीरो बिकॉज बीटा नेगेटिव हैज नो, मतलब एटॉमिक मास को, नो न्यूक्लियर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बीटा नेगेटिव निकला है तो एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ होगा, तो 55 से रहा होगा 56, तो S की वैल्यू हो जाती है आपकी 56 एंड R की जगह आप लिखोगे -1। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। आगे उसने बोला स्टेट द नेम ऑफ द क्लास ग्रुप ऑफ द पार्टिकल्स दैट इंक्लूड्स बीटा नेगेटिव पार्टिकल एंड द एंटी न्यूट्रिनो। बीटा नेगेटिव और एंटी न्यूट्रिनो किस क्लास ग्रुप से डिपेंड करते हैं? लेप्टॉन्स। दे बिलोंग टू लेप्टॉन्स। अच्छा, आगे उसने आपसे पूछा अ पार्टिकल y हैज अ quark composition DDD where D represents a down quark। A particle Z has a quark composition of U, anti U and D, where anti मतलब ये U dash is anti of quark। ठीक है, show that the charges of particles Y and Z are equal। Y और Z के जो चार्जेस हैं वो आपके पास इक्वल है। देखें, आपके पास एक B का जो चार्ज होता है दैट इज -1/3। ठीक है, एंटी अपवर्ड का चार्ज होता है आपके पास -2/3। राइट। अच्छा, अब अगर आप y के लिए बात करते हो तो y वुड बी 3 टाइम्स
ऑफ -1/3 तो हो जाएगा -1। अगर आप z के लिए बात करते हो तो z वुड बी -2/3 प्लस -1/3, जो कि अगेन आपके पास -3/3 बनता है, दैट इज इक्वल्स टू -1। हेंस यहाँ पे शो हो गया कि दोनों के जो नेट चार्ज है वो आपके पास इक्वल है। ठीक है, लास्ट पार्ट में वो आपसे बोलते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन विच पार्टिकल इज अ मीजॉन एंड विच पार्टिकल इज अ बैरियन। मीजॉन आपके पास वो पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास एक कॉर्क और एक एंटी कॉर्क। ठीक है, तो Z आपके पास इज अ मीजॉन क्योंकि वन कॉर्क एंड वन एंटी कॉर्क, ये कॉम्बिनेशन होता है आपके पास मीजॉन्स का। एंड बैरियन आपके पास Y है। क्यों? बैरियन उन हेड्रॉन्स को कह रहे थे जो 3 कॉर्क से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, तो 3 कॉर्क्स। ठीक है, चलिए अच्छा, यहाँ पर हमारा द पेपर वॉज जून 22 क्वेश्चन पेपर 22 खत्म होता है।